नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है सासू माँ मैं बहू हूँ न कि दहेज की दुकान। माँ जी, इस बार रक्षाबंधन पर मायके नहीं जाऊंगी। आपकी तबीयत ठीक नहीं है और मन ही बहुत बेचैन है। कैसे छोड़ दूँ आपको ऐसी हालत में। सास निर्मला जी ने करवट बदलते हुए आंखें मिचमिचाई और बोली, अरे बहू, दो छींक और हल्की खांसी को लेकर तू तो ऐसे घबरा गई जैसे मैं अंतिम संस्कार की तैयारी कर रही हूँ। मैं अभी इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई। फिर ताने भरी मीठी मुस्कान के साथ बोली, जा रे बहू, तेरे पांचों भाई आंखें बिछाए बैठे होंगे। तू तो उनकी राजनंदिनी है ना। शाम तक सब रस्में निभा कर लौट आना। आज शादी के 6 महीने बाद पहली बार तेरे भाई ने फ़ोन करके तुझे बुलाया है। तू नहीं जाएगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। फिर तीर छोड़ते हुए बोली, वैसे भी कल मेरी दोनों बेटियां राखी पर आ रही हैं। तू निश्चिंत होकर जा, मैं सारे काम कर लूँगी। लो नंदिनी, तुम मायके जा रही हो तो अपने बाजार से मैं राखी ले आया। तुम्हारे भाई बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। और ये मिठाइयाँ भी लेते हुए जाना। तेरे मायके वालों को भी लगे कि बहन ससुराल से कुछ लेकर आई है। नंदिनी थोड़ा सक पका कर बोली, अरे इतना सब आप क्यों ले आए? मैं तो सोच रही थी इस बार न जाऊं, माँ जी की तबीयत। सासू माँ ने वही बात लपक ली, आंखें मटकटाते हुए ताना कसा। अब जब बेटा खुद मिठाई और राखी लेकर आ गया तो बहू को जाना ही पड़ेगा। और वैसे भी हम कोई मर्द थोड़े ही नहीं जा रहे हैं। हल्की सी खांसी ही है, फिर क्या था। नंदिनी अपने मायके राखी की सुबह सवेरे चली गई। दरअसल निर्मला जी को बहू के पांचों भाई की दरिया दिली की खबर कुछ ज़्यादा ही अच्छे से पता थी। जानती थी कि ये लोग बहन को खाली हाथ लौटाना पाप समझते हैं। इसीलिए सासू माँ की जिंदगी का एकमात्र मिशन बन चुका था किसी भी तरह बहू को मायके भेजना। कभी करवा चौथ का बहाना तो कभी माँ की तबीयत खराब का बहाना। मुंह पर कहती बहू, थोड़ा घूमा, मन बहल जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर हिसाब चल रहा होता। 2 साड़ी, एक मिठाई का डिब्बा, थोड़ा ड्राई फ्रूट्स और हाँ, इस बार सोने का पेंडेंट भी आ जाए तो क्या बात है। असल में तो हर त्यौहार, हर मौका सासू माँ के लिए ऑनलाइन शॉपिंग डिलीवरी डेट जैसा होता। फ़र्क बस इतना था कि डिलीवरी बहू के हाथ होती और पेमेंट भाई लोग करते थे। दरअसल नंदिनी की सास निर्मला देवी कोई साधारण सास नहीं थी। वो थी पूरी साजिश की फैक्ट्री। दिल में मोहब्बत कम और हिसाब किताब ज़्यादा चलती थी। उन्हें खूब पता था कि नंदिनी ने अपनी अमीर शाही ज़िंदगी छोड़कर उनके बेटे सूरज जैसे मध्यम वर्गीय लड़के से प्यार में भागकर शादी की थी। बिना एक गहना, बिना 1 रुपए दहेज लाए। बस यही बात निर्मला जी की आत्मा में खटकती थी। ना दहेज, ना दिखावा। पर अब तो बहू फंस चुकी है। चलो अब राखी तिहार के बहाने ही तोहफों की भरपाई कर लूँगी। इसीलिए वो नंदिनी को कभी मायके जाने से नहीं रोकती थी, बल्कि खुद ही कहती, जा बहू, तेरे माँ बाप से मिला और हाँ, गिफ्ट की थैली मत भूलना लाना। निर्मला जी रिश्तों की शतरंज की महारानी थी। दरअसल कुछ साल पहले सूरज जब कॉलेज में पढ़ता था, वहीं उसकी मुलाकात हुई थी नंदिनी शर्मा से, एक बहुत ही अमीर और प्रभावशाली परिवार की बेटी, जिसने बचपन से कभी तकलीफ नहीं देखी थी। नौकरानियाँ आगे पीछे घूमती थी और हमेशा गाड़ी में ही ठाट बाट से आती जाती थी। लेकिन जब दिल लगा सूरज से तो घर परिवार, रुतबा, पैसे सब फीके लगने लगे। सूरज एक साधारण परिवार का था, लेकिन उसकी ईमानदारी, समझदारी और सपनों ने नंदिनी को खींच लिया। धीरे धीरे प्यार हुआ और जब घर वालों को पता चला, तूफान आ गया। भाई बोले, तू उस घर में निभा नहीं पाएगी। पर नंदिनी ने सब कुछ पीछे छोड़ दिया। माँ बाप की आंखें भर आई। भाइयों का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। फिर एक दिन नंदिनी घर से भागकर सूरज से शादी कर ली।
निर्मला जी उस वक्त कुछ नहीं बोली, क्योंकि सूरज की पसंद थी और कहीं न कहीं उन्हें भी गर्व हुआ कि उनके बेटे के लिए कोई इतना बड़ा त्याग कर गया। 5-6 महीने तक नंदिनी के भाइयों ने कोई संपर्क नहीं रखा, पर जब रक्षाबंधन का दिन करीब आया तो वक्त के साथ भाइयों का गुस्सा भी ठंडा पड़ ही जाएगा। आखिर खून का रिश्ता है, एक दिन तो अपनी बहन को अपना ही लेंगे। बस यही मौका था जिसके इंतजार में निर्मला जी आंख गड़ाए बैठी थी। अब जब रिश्ते फिर से पट जाएं तो वह भी धीरे धीरे अपना हक वसूल करे। दहेज भले ही शादी में ना मिला हो, लेकिन अब हर 30 त्योहार पर किस्तों में दहेज आता रहेगा। उनके लिए नंदिनी बहू कम, बहाना ज़्यादा थी। मायके भेजो और गिफ्ट मंगाओ। राखी की सुबह नंदिनी मायके के दरवाजे पर पहुंचती है। दरवाज़ा खुलते ही सामने उसके 5 भाई खड़े होते हैं। जैसे ही नंदिनी ने भैया कहा, सब कुछ जैसे वह भूल गए। गुस्सा, शिकायत, मनमुटाव, बस एक दौड़ती हुई झप्पी ने सालों का सन्नाटा तोड़ दिया। 5 भाइयों ने नंदिनी को ऐसे सीने से लगाया जैसे कोई खोई हुई चीज़ वापस मिल गई हो। नंदिनी की आंखों से भी टप टप आंसू बहने लगे, लेकिन मुस्कान में छुपी राहत साफ थी। मेरे भाई अब भी वैसे ही हैं, बस हालात थोड़े अलग थे। नंदिनी की माँ पीछे से आकर सिर सहलाती हैं, बेटी तू तो मेरी रानी थी और रहेगी। जो हुआ सब किस्मत की बात है। फिर राखी का रस्म शुरू हुआ। एक के बाद एक नंदिनी ने अपने भाइयों को राखी बांधी और हर भाई ने बहन को सिर्फ प्यार नहीं, दिल खोल कर तोहफे भी दिए। कोई सोने का कड़ा थमाता है, कोई मोतियों वाला हार, तो कोई रेशमी साड़ी और घड़ी, और साथ में नकद लिफाफा। तू तो हमारी इकलौती बहन है। पल भर में नंदिनी के सामने उपहारों का ढेर लग गया, लेकिन उससे भी ज़्यादा उसके दिल का कोना भर गया। नंदिनी बहुत खुश थी। नंदिनी के लिए असली दौलत गिफ्ट नहीं, बल्कि भाइयों का वह खोया हुआ प्यार और अपनापन था, जो वर्षों बाद लौट आया था। शाम ढलते ही नंदिनी 2 बड़े बड़े सूटकेस के साथ ससुराल के दरवाजे पर पहुंची। भाइयों का दिया हुआ 2-2 सूटकेस से भरा हुआ तोहफा निर्मला जी ने जैसे देखी तो पलकें झपकाना ही भूल गई। अरे बहू, सूटकेस तो यहीं सोफे पर रख दे। जा जल्दी से कपड़े बदल ले और हमारे लिए चाय बना। सुबह से मेरी बेटियां थक गई हैं घर संभालते संभालते। नंदिनी ने मुस्कुरा कर कहा, जी माँ जी, मैं अभी बनाती हूँ। और वो बिना कोई बहस किए हल्के कदमों से किचन की तरफ बढ़ गई। फिर पीठ पीछे उसकी दोनों नंदे सूटकेस की तरफ ऐसे लपकी जैसे खजाना खुलने वाला हो। बड़ी ननंद सीता ने अंदर से डिब्बे निकालना शुरू कर दिए। एक एक करके जैसे ही गिफ्ट निकले, रेशमी सिल्क साड़ियाँ, झुमके, सोने के कड़ी, चूड़ियाँ, परफ्यूम, मेकअप किट, नकदी के लिफाफे, उनकी आंखें फट कर बाहर आ गई। अरे दीदी देखो ना, ये चूड़ियाँ तो सोने का है, और ये साड़ी, अरे ये तो डिजाइनर ब्रांडेड लग रहा है। भाभी के भाई तो वाकई मालदार निकले। तभी नंदिनी ट्रे में चाय लेकर हॉल में आई ही थी कि सास की आवाज़ गूंज पड़ी, सुन बहू, ये कंगन बड़ी बेटी सीता को दे देना। बड़ी बेटी है मेरी। और ये हरी रेशमी साड़ी और हार गीता के लिए निकाल दे। आखिर छोटी ननंद है तेरी, और जो भी चीज़ तुझे पसंद हो वो मेरे लिए अलग रख देना। नंदिनी ने चाय मेज पर रखी, एक लंबी सांस ली और ठंडी मुस्कान के साथ बोली, माँ जी, यह सब तो मेरे भाइयों ने अपने हाथों से मुझे दिया है, दिल से। इन पर किसी और का हक नहीं बनता। बेटियों को जो देना है आप अपने जेवर से दीजिए, मेरा हिस्सा मत काटिए। इतना सुनते ही बड़ी ननंद सीता का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो तो मानो अंगारों पर जल रही हो। बिना कुछ कहे तड़पती हुई उठी और सीधा अपने कमरे में मुंह फुलाकर घुस गई। न चाय पिया न बिस्कुट छुआ, और दरवाज़ा ऐसे पटका जैसे बहू ने खजाना छीन लिया हो। 1-2 घंटे बाद सूरज राखी बंधवाने अपनी दोनों बहनों के पास
माँ के कमरे में आया। चलो दीदी, अब तो राखी बांध दो, कब से भूखा बैठा हूँ, शाम के 4 बज गए हैं। निर्मला जी ने पान छोड़ते हुए भारी आवाज में कहा, बेटा, क्या तेरी बीबी के कंगन झुमके मेरी बेटी की भावनाओं से भी ज़्यादा कीमती हो गए हैं? तू जानता है सीता कितनी कोमल दिल की है, कोई उसे मना कर दे तो वो बात सीधा उसके दिल में जा चुभती है। उन्होंने नाक पर चश्मा चढ़ाते हुए ताना मारा। उसने क्या मांगा था? एक कंगन, वो भी अपनापन समझ के। लेकिन तेरी बीबी ने तो जैसे तीर चला दिया, न लिहाज न लहजा, बिना पलक झपकाए ना कह दिया, जैसे भीख मांग ली हो सीता ने। फिर आह भरते हुए बोली, अब देख ली अंजाम, मेरी मासूम सी फूल सी बेटी गुस्से में है। 2 घंटे से कुछ खाया नहीं, एक बूंद पानी तक नहीं पी, बीपी लो हो गया है, बेचारी प्रेग्नेंट है और तुझे बस राखी की पड़ी है। यह भी नहीं सोचा कि रक्षाबंधन का त्यौहार है। कौन सा सीता ने कोई महल या कोठी मांग ली थी, बस एक छोटा सा कंगन ही तो चाहा था, और उसके लिए भी उसे ना सुननी पड़ रही है। सूरज तो मानो 2 पाटों के बीच में आ गया था। एक तरफ माँ की गरजती आवाज़, दूसरी तरफ बीबी की तमतमाई हुई आंखें। किसका पक्ष ले, किसकी सुने, समझ ही नहीं आ रहा था। अगर बीबी की बात करता तो माँ का गुस्सा आसमान फोड़ देता, और अगर माँ का साथ देता तो नंदिनी का चेहरा ऐसा बन जाता जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई हो। वो तो बस वहीं खड़ा था, जैसे कोर्ट में खड़ा कोई मुजरिम, हर तरफ से कटघरे में, माथे में पर पसीना, दिल में घबराहट। मन ही मन सोच रहा था, हे भगवान, रक्षाबंधन है या रिश्तों की अग्नि परीक्षा। थोड़ी हिम्मत जुटाकर सूरज ने आखिर बोल ही दिया, माँ, रक्षाबंधन है। ये जो नंदिनी के पास चीज़ें हैं वो उसके भाइयों ने दिल से दी है। मैं अपनी बहनों को जो दूंगा वो मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन किसी और की गिफ्ट पर हक जमाना ठीक नहीं है। निर्मला जी आंखें तरेर कर बोली, वाह बेटा, तू भी अब बदल गया। बीवी के प्यार में इतना डूब गया कि माँ बहन सब भुला बैठा। फिर ताना कसते हुए बोली, अरे, अगर उसके भाइयों ने कुछ दिया है तो अब वो तेरी बहू का ही तो हुआ ना। बहू की हर चीज़ पर तेरा हक है। सीता का दिल आ गया उस कंगन पर तो क्या हो गया, भाभी ही तो है, दे देती। कौन सा बार बार मांग रही है। सूरज चुप रहा, न निगल पा रहा था न उगल पा रहा था। नंदिनी को देखा, उसकी आंखों में सवाल थे और माँ की बातों में जैसे लावा बह रहा था। बहू को हर चीज़ पर अपना हक दिखाना है, जरूरी है, भले ही किसी की जान पर बन आए। फिर नंदिनी ने मुस्कुराते हुए वो कीमती कंगन झूम के अपनी ननंद सीता गीता के हाथों में थमा दिया। तब जाकर दोनों बहनों ने राखी बांधी। सीता तो खुशी से झूम उठी, लेकिन किसी को क्या पता उस मुस्कान के पीछे नंदिनी की आंखें छलकने को तैयार थी। कमरे में सब अपने गिफ्ट को पाकर हंसी ठिठोली में लगे थे, पर नंदिनी के दिल में एक सूनापन पसरा था। वह कंगन झूम के खुद पहनना चाहती थी, क्योंकि उसके भाई ने बड़े प्यार से उसे दिया था। त्यौहार मनाकर दोनों नंदे अपने अपने घर चली गईं। फिर 1 महीने बाद अचानक से नंदिनी की तबीयत नासाज चल रही थी। चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। सासू माँ निर्मला जी ने बड़े प्यार से पूछा, क्या हुआ बहू, बड़ी बुझी बुझी लग रही हो, कहीं मायके की याद तो नहीं आ रही है। फिर खुद ही बोली, चल बोल दे, अगर मन कर रहा है तो मैं सूरज से कहती हूँ, वह तुझे मायके छोड़ आएगा। दिल छोटा मत कर बहू, जब जी करे चली जाया कर। पर असली इरादा कुछ और था। अगर बहू मायके जाएगी तो कुछ न कुछ राशन पानी गहने कपड़े तो आएंगे ही ना। सुनते ही सूरज आ गया। माँ, बात मायके जाने की नहीं है, नंदिनी की ओर देख कर बोला, अब ये खुद ही बताएगी। नंदिनी शर्माई, मुस्कुराई और धीरे से बोली, माँ जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। निर्मला जी खुशी से उछल पड़ी, इतनी बड़ी बात छुपा ली मुझसे। अरे, अभी तो तेरी ननंद का भी 6ठा महीना चल रहा है
और तूने भी खुशखबरी सुना दी। वाह रे बहू। घर में एक साथ दो दो किलकारियाँ गूंजेंगी, पर चेहरे पर हंसी के पीछे फिर से दिमाग घूमने लगा। जैसे ही कमरे में आई, तेज तेज कदमों से फ़ोन उठाया और समधन जी मतलब नंदिनी की माँ को कॉल लगाया। हेलो समधन जी, राम राम। बस आपको एक बात बतानी थी, खुशखबरी है। आपकी बेटी पेट से है, तो बार बार मायके वह आ नहीं पाएगी। अब माँ तो आप ही हैं। आपसे बेहतर कौन जान सकता है कि आपकी लाडली को क्या अच्छा लगता है, क्या खाती है, क्या पीती है। तो बस कुछ मनपसंद चीज़ें भेज दीजिएगा। अब आपकी बेटी है, थोड़ी देख रेख तो आपकी भी बनती है ना। इतना काम अब मुझसे संभलता नहीं, वरना मैं ही उसकी देखभाल कर लेती। आपसे ये बात कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या करूं, बहू की तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती। दूसरी तरफ से गंगा जी को बड़ा अजीब लगा। फिर गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है समधन जी, मैं भेज दूंगी। कुछ घंटे बाद नंदिनी रसोई में खाना बना रही थी। जैसे ही वह बाहर आई तो देखा सासू माँ बड़े चाव से डिब्बा खोल रही थी। डिब्बा खुला, अंदर साड़ियाँ थी, 2 डिब्बे देसी घी के, एक जड़ी बूटी का डिब्बा, बादाम, काजू, पिस्ता और राशन की बोरियाँ। ऊपर से एक सुंदर सा लिफाफा रखा था। यह सब देखकर निर्मला जी खुशी से फूले न समाये। वाह, अब बात बनी। बहू के पेट में बच्चा क्या आया, घर की बरकत भी आने लगी। नंदिनी के नाम पर बेबी के लिए ऊनी कपड़े, कुछ खिलौने और सब चीज़ें नंदिनी के नाम से आई। माँ जी, ये सब क्या है, इतना सारा सामान? नंदिनी ने पूछा। निर्मला जी हल्की मुस्कान के साथ, अरे बहू, ये सब तेरे मायके से आया है, तेरे माँ बनने की खुशी में। तेरे घर वाले बड़ी फिक्र करते हैं तेरी, देख कितने प्यार से भेजा है सब कुछ। एक पल रुककर निर्मला जी बड़ी चालाकी से बोली, पर तू तो इतना ज़्यादा खा भी नहीं पाएगी ना। सोच, थोड़ा सा सामान अपनी बेटी के घर भिजवा देती हूँ, आखिर बहन बेटियों में तो चीज़ें बांटी ही जाती हैं ना। अरे बेटा सूरज, ज़रा ये सामान गाड़ी में रखवा दे, मैं सीता बेटी के यहाँ जा रही हूँ। बहू के लिए जो आया था, कुछ चीज़ें तो बेटी के साथ भी बांटनी चाहिए ना। फिर खुद ही बड़बड़ाई, चलो, मेरी बेटी के भी भाग खुल गए। इतने महंगे गहने कपड़े शायद उसने कभी देखे भी ना हो। वो नंदिनी रानी, तू क्या माँ बनी, मेरी बेटी की किस्मत ही चमक गई। कहते हुए वो अपनी बेटी के घर चली गई। नंदिनी सोच में पड़ गई कि उसने तो अभी तक मायके में ये खबर भी नहीं दी कि वह माँ बनने वाली है। फिर इतने सारे सामान अचानक कैसे आ गए? जरूर सासू माँ ने ही खबर भिजवाई होगी। उन्हें तो मेरे मायके से आए हर सामान पर नज़र लगी रहती है। जाने क्यों हर बार उनकी लालच साफ झलक जाती है। रात को नंदिनी बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसने सूरज की तरफ करवट ली और दबे स्वर में कहा, सूरज, क्या ये ठीक है? मैं माँ बनने जा रही हूँ और मेरी अपनी चीज़ों पर भी तुम्हारी बहन का हक जताया जा रहा है। क्या मैं अपने मायके से आए सामान तक का इस्तेमाल नहीं कर सकती? हर बार वही कहानी। सूरज थोड़ा झुंझलाते हुए बोला, तुम माँ को जानती हो नंदिनी, अगर मैं कुछ कहूँ तो उल्टा मुझे ही 10 बातें सुना डालेंगी। वैसे भी जैसा चल रहा है चलने दो, तुम मुझे इन झंझटों में मत फंसाओ, मेरा दिमाग मत खराब करो, रात को सोने दो। 1 हफ्ते बाद निर्मला जी अपने कमरे में बैठी थी कि तभी मोबाइल बजा। सीता बिटिया का फ़ोन आया था। माँ, आजकल कुछ काम नहीं होते मुझसे, इतना बड़ा परिवार है, थक जाती हूँ सब संभाल संभाल के। तेरे दामाद जी तो ऐसे हैं कि एक नौकरानी तक नहीं रखते। पता है ना माँ, घर की आर्थिक हालत कैसी है। निर्मला जी की ममता फौरन जाग गई। अरे मेरी बच्ची, तू चिंता मत कर, तेरी माँ अभी कुछ जुगाड़ करती है। निर्मला जी बहुत सोच में डूबी थी। फ़ोन रखते ही उनका दिमाग घनघना उठा। क्यों न इस बार भी नंदिनी के मायके को काम में लिया जाए। उन्होंने तुरंत फ़ोन मिलाया नंदिनी के बड़े भैया को।
नमस्कार समधी जी, एक बात कहनी थी। आपकी बहन नंदिनी इन दिनों बड़ी थकी थकी सी रहती है। उसका काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता, खूब उल्टियाँ होती हैं। मैंने तो खुद उससे कहा था कि चलो एक नौकरानी रख लेते हैं, वो तुम्हारा हाथ बटा देगी, पर शायद पैसों की तंगी की वजह से उसने साफ इनकार कर दिया। अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। मन तो बहुत भारी हो रहा है। आप ही कोई रास्ता बताइए जो सबके लिए ठीक हो। नंदिनी के भैया घबराते हुए बोले, क्या? मेरी बहन तकलीफ में है। हम कल ही एक काम वाली भेज देते हैं जो नंदिनी की मदद कर देगी। पर पैसों की चिंता मत करिए आप, हम पैसा उसे दे देंगे। निर्मला जी तो भीतर से खिल उठी, वाह रे बहू, तेरे मायके से तो पैसों की बारिश हो रही है। लेकिन असली चाल तो इसके बाद चली गई। अगले दिन जब काम वाली आई तो उसने थोड़ा बहुत काम निर्मला जी के घर में किया और फिर निर्मला जी बोली, कमला अब तू मेरी बेटी सीता के घर चली जा, यहीं पास में घर है उसका, वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है तेरी। जी माँ जी, मैं चली जाती हूँ। और फिर सीता के घर में जैसे चांदी ही चांदी हो गई। सारा काम साफ सुथरा, खाना गरम गरम, घर चमकता हुआ और पैसा वो तो नंदिनी के भाई देने वाले थे। माँ, कमाल कर दिया आपने, क्या दिमाग लगाया है। एक तीर से दो शिकार। नौकरानी भी मिल गई, वो भी बिना एक पैसा खर्च किए। नंदिनी भाभी के भाई को तो जैसे उंगलियों पर नचाया आपने, क्या बेवकूफ़ बनाया उन्हें। फिर जोर जोर से हंसते हुए बोली, अब तो मैं भी रानी बन गई माँ। उधर नंदिनी पानी लेने उठी थी। जैसे ही वो रसोई की ओर बढ़ी, पास वाले कमरे से कुछ फुसफुसाहटें सुनाई दी। दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। भीतर से सासू माँ निर्मला देवी और उनकी बेटी सीता की वीडियो कॉल पर बातचीत हो रही थी। सीता खिलखिलाते हुए बोली, माँ, बहू के बहाने जो भी सामान आया है उसका आधा तो अब मेरे घर की शोभा बढ़ा रहा है। निर्मला जी मुस्कुराई और धीमे स्वर में बोली, क्या करे बेटा, दुनिया जहान बहुओं से दूरी बनाकर चलती है, मैं तो उन्हें ही जरिया बना लेती हूँ अपनी बेटी की झोली भरने का। दोनों कहते हुए जोर जोर से हंसने लगी। नंदिनी दरवाजे की ओट में खड़ी सास और ननंद की पूरी चालाकी भरी बातचीत सुन चुकी थी। उसकी आंखों में आग और दिल में तूफान उमड़ने लगा। उसने मन ही मन कस्में खा ली कि अब इनकी एक भी चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। सासू माँ को अब ऐसे सबक सिखाऊंगी कि अगली बार किसी बहू की गहनों या साड़ियों पर नज़र डालने से पहले 100 बार सोचेंगी। और ये जो बेटियां को मेरी मायके की चीज़ बांटने का शौक है ना, अब वो भी बंद हो जाएगा। अब नंदिनी चुप रहने वाली नहीं, उसे हिसाब पूरा चाहिए था। कुछ दिनों बाद निर्मला जी बोली, बहू सुनो जरा, अब तो तीज का त्यौहार भी आ गया है। तुम्हारी मम्मी ने बुलाया है ना? हाँ हाँ, चली जाना। हमारी बहू को तो मायके से भर भर कर चीज़ें मिलती हैं, तो थोड़ा हमारी खातिर भी सोच लेना। तुम्हारी दो दो बड़ी बड़ी नंदे आ रही हैं, उनको भी तो कुछ देना होगा ना। सोचा है इस बार तुम्हारी माँ जो सोने की झुमकियाँ देंगी, छोटी वाली ननद गीता को दे दूंगी। जब आओगी तो झुमकी मेरे हाथ में ही दे देना पैक करके। और मिठाइयों में इस बार कम से कम 5 वैरायटी चाहिए। केसर बर्फ़ी, सोन पापड़ी, गुलाब जामुन, चॉकलेट बर्फ़ी और मोतीचूर के लड्डू। फल भी लाना, अमरूद, सेब, केले और आम, कुछ भी नहीं छोड़ा इस बार। ठीक है बहू, साड़ियाँ तो सबके लिए लाओगी ना? यह सुनकर नंदिनी के कानों में जैसे गरम तेल डाल दिया गया हो। उसके भीतर गुस्से की लहर हिलोरे मारने लगी। वह मन ही मन बुदबुदाई, इस बार सासू माँ को ऐसा जवाब दूंगी कि इनके नंदों की मिठाइयों की मिठास भी कड़वी हो जाएगी। झुमकी तो छोड़िए, अब घर में मुझसे कुछ मांगने की हिम्मत नहीं होगी। हर बार मुझे दहेज की दुकान समझ लिया जाता है। अब की बार तो नंदिनी मायके जाएगी, बहू बनकर नहीं, शेरनी बनकर। और जब लौटेगी तो घर की हवा बदल देगी।
एक हफ्ते बाद नंदिनी जब अपने ससुराल लौटी तो उसके साथ बड़े बड़े चमचमाते डिब्बे और गिफ्ट के थैले देखकर निर्मला जी की आंखें चमक उठी। मन ही मन बोली, आज तो मज़ा आ गया। तभी दोनों नंदे सीता और गीता भी हड़बड़ाती हुई आ पहुंची। भाभी आ गई, भाभी आ गई, मेरी प्यारी भाभी, क्या लाई हो, देखो तो। निर्मला जी ने झट से बीच में टांग अड़ाई। अरे हाँ हाँ, सब्र करो बेटियों, मैंने ही कहा था बहू से इस बार कुछ ज़्यादा लाना। देखो तो 4-5 बड़ी बड़ी डिब्बे लाई है मेरी लक्ष्मी बहू। जैसे ही पहला डिब्बा खोला गया पूरे घर में सन्नाटा छा गया। आंखें फटी की फटी रह गई। 100 रुपए की पतली सी रद्दी साड़ियाँ, फुटपाथ की 20 रुपए की मोती की माला, मिठाइयाँ तो कब की बासी हो चुकी थी और फलों में तो ऐसे केले पके थे जैसे सब्जी वाले भी लेने से मना कर दे। और रही बात सोने की झुमकी की, वो थी बस 50 रुपए वाली फुटपाथ की झुमकी, वो भी गोल्डन चमक में सजी हुई। निर्मला जी का तो खून खौल उठा। बहू, तुम्हारे मायके का टेस्ट ऐसा है, ये क्या भेजा है तुम्हारी माँ और भाइयों ने, सर्व नहीं आई। नंदिनी मुस्कुरा कर बोली, माँ जी, जो मेरे भाइयों ने दिया वो ले आई। अब हर बार तोहफों की गाड़ी नहीं चलेगी। और दीदी लोग, ये साड़ियाँ, ये मिठाइयाँ और ये झुमकियाँ सब आपके लिए ही लाई हूँ दिल से, अब मना मत करिएगा। सीता बोली, भाभी, ये झुमकी, ये मिठाई मुझे नहीं चाहिए, ये थर्ड क्लास चीज़ें। नंदिनी मुस्कुरा कर बोली, नहीं दीदी, आपको ज़रूर लेनी चाहिए, नहीं तो आपका बीपी लो हो जाएगा और चक्कर खाकर गिर जाएंगे। आप तो प्रेग्नेंट भी हैं ना। भाभी, मुझे साड़ी नहीं चाहिए, मेरा सिर दुख रहा है। नंदिनी चुटकी लेते हुए बोली, तो दीदी, इस साड़ी को तकिया बना लीजिए, बड़ा आराम मिलेगा। सास नंदे बौखला कर रह गई, क्योंकि अब नंदिनी वही बहू नहीं रही थी। अब वो चाल समझने वाली और जवाब देने वाली बन चुकी थी। इतने में घर की नौकरानी भी आ धमकी और गुस्से में बोली, मालकिन, मेरी सैलरी दीजिए। पर तुम यहाँ क्यों आई हो, बहू के मायके से पैसा मिलेगा ना, उसके भाइयों ने कहा था, लेकिन उधर से तो कब का काम से निकाल दिया गया मुझे। अब आप ही दीजिए, नहीं तो पूरे मोहल्ले को चिल्ला चिल्ला कर जमा कर लूँगी यहाँ। काम करवा के पैसे दबा लिए गरीब के। निर्मला जी के तो जैसे सांस ही अटक गई, चेहरे का रंग उड़ गया। बोली, ठहरो, मैं देती हूँ। झटपट 3 महीने की सैलरी यानी पूरे 25,000 रुपये गिनकर नौकरानी के हाथ में थमा दिए। दिल ही दिल में बड़बड़ाई, हे भगवान, ये बहू तो सब पर भारी पड़ गई। और दूसरी तरफ नंदिनी के चेहरे पर थी एक तृप्त मुस्कान, जैसे सालों का हिसाब चुकता हुआ हो। दरअसल बात यह थी, जैसे ही नंदिनी अपने मायके पहुंची तो उसने भाइयों को पूरी राम कथा सुनाई। सासू माँ की हर लालच, नंदों की हक जताती बातें और हर त्यौहार पर मिलने वाली गहनों की मांग की लिस्ट। भाइयों का यह सब सुनकर खून खौल उठा। उन्होंने कहा, अब से बहन को तोहफा नहीं, साजिश का जवाब मिलेगा। और उन्होंने सामान देने की बजाय सीधे नंदिनी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। तेरी मर्जी, जो चाहे कर। नंदिनी ने कमाल की चाल चली। फुटपाथ की रद्दी साड़ी और सब चीज़ें खरीद ली। 100 रुपए की साड़ियाँ, सड़े हुए फल, बासी मिठाइयाँ और झुमके तो ऐसे जैसे मेले में फ्री में मिलते हों। सब कुछ बढ़िया से पैक करवा लिया ताकि देखने में लगे लक्ष्मी भंडार, और खोलते ही निकले सस्ती मंडी। इतना ही नहीं, काम वाली को भी अपने खेमे में मिला लिया। उसे समझाया, अब से सैलरी मांगनी है तो मेरी सास से मांगना, और हाँ, ज़रा तेवर में रहना। काम वाली भी नाटक में एक्टिव हो गई, डायलॉग और ड्रामा दोनों में नंबर 1। अब नंदिनी हर बार यही करती, मायके से चुपचाप पैसे लेती और सासू माँ के लालची सपनों पर ठंडा पानी डालती। कुछ महीनों में निर्मला जी को अच्छे से समझ में आ गया कि बहू के मायके से अब सोना नहीं, झटका ही मिलेगा। उन्होंने मायकों की चीज़ों पर नज़र डालना ही छोड़ दिया। अब जब भी
तीज त्यौहार आता, सासू माँ खुद कहती, बहू इस बार रहने दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा होना ही बहुत है। और नंदिनी मन ही मन मुस्कुराती, अब समझ आई न सासू माँ, बहू कोई गिफ्ट पैकेट नहीं, पूरा प्लानिंग डिपार्टमेंट होती है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? नंदिनी का जवाब कैसा लगा? कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ए आर के वॉइस।